आज अष्टांग हृदय के एक श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, आयुष कामीय अध्याय के नाम से है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? आयुष कामीय अध्याय, जो अपने आयुष्मान, अपनी उम्र, अपने स्वास्थ्य की कामना करता है, उसको ये सारी चीजें जानना आवश्यक है। अब इसमें श्लोक आता है, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदोषा समासता। 6 नंबर का श्लोक है। डिटेल में समझाऊंगा तो समझने का प्रयास करें, क्योंकि क्लिनिकल इन दैट मीन्स कि आपको एक एक चीज़ की बारीकी पता होना चाहिए। जितना मुझे आता है, जितना मेरे अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ है, वो सारा मैं आप तक पहुंचा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए गौर से समझिएगा। वात पित्त कफ, ये तीनों दोष हमारे शरीर के महत्वपूर्ण दोषों में काउंट किए जाते हैं। तीनों दोष हमारे शरीर के महत्वपूर्ण दोषों में काउंट किए जाते हैं। बट ये तीन दोष ही क्यों? वात पित्त कफ ही क्यों? व्हाट इज वात? वात दोष है क्या? अगर मैं पूछूं तो सिंपली हम सभी कहेंगे एयर मीन्स हवा है। हवा है, वात दोष मीन्स हवा। और सिंपली मैं पूछूं पित्त दोष क्या है? पित्त दोष के लिए कहेंगे ये अग्नि का प्रतीक है। अब मैं कहूं कफ दोष क्या है, तो एक कफ दोष के लिए बोलेंगे ये जलियांश का प्रतीक है। कफ दोष के लिए बोलेंगे ये जलियांश का प्रतीक है। मेरी वॉइस क्लियर आए तो जरूर बताइएगा। तो श्लोक है हमारा 6 नंबर का, अष्टांग हृदय का, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदश समासता। इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये चर्चा है कि 3 प्रकार के दोष हमारी बॉडी में होते हैं, वात पित्त एवं कफ। ये सभी जानते हैं, बट ये तीनों दोष ही क्यों? वात ही क्यों, पित्त ही क्यों और कफ ही क्यों? वाई 3 एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। ऐसा क्यों आचार्यों ने, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे भागवत हो, ये वात पित्त कफ तीनों ने ही बोले हैं। तीनों का अलग अलग समय पे अलग अलग काल रहा है, और इस अलग अलग काल पर तीनों ने बोला है कि ये वात पित्त कफ ही होते हैं भैया। उनके बाद के प्रवृत्ति आचार्यों, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आ रही हो तो कमेंट करें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा सेशन जो हम संहिताओं का करेंगे यहाँ पर। बस थोड़ी सी समस्या आपको होगी कि आपको मॉर्निंग में जागना पड़ेगा। अब मॉर्निंग में जागना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी समस्या बस है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूं कि संहिताओं के बारे में आपकी एक समझ, संहिता को देखने का एक तरीका आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। आप संहिता से वो कंसेप्ट भी निकाल पाओगे जो अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं, उन चीजों को लेकर के आपके माइंड में कभी नहीं आए होंगे। हम इसको अगर संहिता सार की जगह अगर बोले डिकोडिंग द संहिता, तो ये गलत नहीं होगा। तो कहा था कि वात पित्त कफ ही क्यों? इसका एक सिंपल सा जवाब है, हमारे यहां पर जो भी शास्त्रों में, उपनिषदों में, कहीं भी, वेदों में भी किसी भी चीज का अध्ययन किया गया, तो उस चीज का अध्ययन हमने ब्रह्मांड को लेकर के किया है, इस दुनिया को लेकर के किया है, इस पृथ्वी पे क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है, उन चीजों को समझा है। इस ब्रह्मांड में एनर्जी के सोर्स 3 हैं। एयर, उसके बाद जल, और उसके बाद सबसे बेस्ट है सूर्य। एयर है, हवा इज एनोदर टाइप ऑफ एनर्जी टू ट्रांसमिट, हियर एंड देयर। जल है,
जल ही जीवन है, हम बोलते हैं जल को। तो जलियांश जिन चीजों में है, दिस इज ऑल्सो अनदर एनर्जी सोर्स। और सूर्य है, जिसको हम जानते हैं कि सूरज से तो हर चीज, प्रकृति के हर चीज एनर्जी प्राप्त कर रही है। ये तीन ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जिसमें किसी एक की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय करना, तो किसी एक की प्रॉपर्टी है बनाना, तो किसी एक की प्रॉपर्टी है बाकी सब में बैलेंस स्थापित करना, सब में बैलेंस स्थापित करना। अगर इन तीनों में से एक भी चीज इस पृथ्वी पे से गायब हो जाए तो आप बताइए कि पृथ्वी जीवित रह पाएगी? पानी गायब कर दूं मैं तो क्या ये पृथ्वी जिंदा रह पाएगी? मैं सूर्य को हटा दूं तो क्या पृथ्वी पर जीवन रह पाएगा? मैं वायु को हटा दूं तो क्या पृथ्वी पर जीवन रह पाएगा? नहीं। और इन्हीं तीनों चीजों की आज खोज चल रही है। ब्रह्मांड के किसी भी अन्य ग्रह पर लाइफ है या नहीं है, इस चीज के लिए अगर हवा, पानी और सूर्य, ये तीन चीजें किसी भी प्लेनेट, किसी भी ग्रह पे अगर पाई जाती हैं तो वहां पर जीवन निश्चित है या जीवन वहां पर उतारा जा सकता है। एलन मस्क की दी स्पेसएक्स कंपनी और कई ऐसी कंपनियां, इवन नासा, इवन हमारा इसरो भी, और पूरी दुनिया के बेस्ट एरोनॉटिक स्पेस सेंटर इसी चीज की तो खोज कर रहे हैं। जल, सूर्य और वायु। तो जब हमारे आचार्यों ने बाहर इन चीजों को देखा, जल, सूर्य, वायु को, और उसकी प्रत्येक स्टडी करी, और उसकी प्रत्येक स्टडी की जब हमारे आचार्यों ने कि जल, सूर्य, वायु की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि ऐसी चीज तो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, क्योंकि वायु के अंदर मूवमेंट है, मूवमेंट है वायु के अंदर, तो हमारी बॉडी में भी मूवमेंट होती है। अगर मैं पानी पीऊं तो यहाँ स्टमक में आ गया, स्टमक के बाद वो पानी कहाँ कैसे जाना है, इसके लिए क्या कुछ तो है। मेरी खून की नलियों में ब्लड का बहाव है, रक्त का बहाव है, उसको बहने के लिए कुछ तो फ्लो कर रहा है, कोई तो एक फोर्स है, एक बल है, वो बल वायु से प्रदान हो रहा है। चलो इतना डिटेल में भी नहीं जाते, एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताता हूं। भाई सभी को फ्लैटस पास होती है, सभी को गैस पास होती है, सभी को डकार आती है। तो भाई शांति से बैठ के हमारे आचार्य ने सोच लिया होगा कि यार गैस पास होती है, ये हवा है, डकार आ रही है, ये हवा है। जब इस छोटी सी चीज से उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, छोटी सी चीज से सोचना स्टार्ट किया होगा, तो इसके एडवांस कैरेक्टर्स तक जाना स्टार्ट किया होगा। जैसे अपान वायु के क्या क्या कार्य होते हैं, अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेढ गुरु ओचराहा, ये सारी चीज उन्होंने समझी। समान वायु के क्या कार्य हो सकते हैं, समानो समीपस्थ उदान वायु के क्या कार्य हो सकते हैं, ये एक एक करके फिर बेसिक से बेसिक जगह के हिसाब से उन्होंने इसको क्लियर करना स्टार्ट किया। और उन्होंने कहा कि यही जस्ट सारी चीजें तो ब्रह्मांड में हो रही हैं। नदी के अंदर पानी का बहाव एग्जाम्पल है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का बहाव, फेफड़ों के अंदर हमारे वायु का बहाव। तो जस्ट लाइक प्लांट्स में भी आप देख लीजिए, प्लांट्स के अंदर भी वायु का बहाव। लोक पुरुष सिद्धांत आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा। लोक मीन्स ये दुनिया में क्या है, पुरुष मीन्स हमारे अंदर क्या है, वो एक कंसेप्ट आता ना, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे।
जैसा बाहर वैसा अंदर। जो इस शरीर को ईश्वर ने बनाने में लगाया है वैसी ही पूरी प्रकृति बनाई है। इसलिए हमेशा कहते हैं प्रकृति, नेचर इज अवर बेस्ट फ्रेंड। हर सभ्यता, हर देश में ये कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट को हमारे आचार्यों ने परोस के रख दिया चिकित्सा सिद्धांत के रूप में। कितना गजब का उनका माइंडसेट होगा, कितनी गजब की उनकी सोच होगी कि उन्होंने इसको कंप्लीटली चेंज करके हमारे सामने रख दिया एक चिकित्सा सिद्धांत के रूप में। सूर्य के कार्य देख लीजिए, सूर्य की एनर्जी किसी एक जगह पर फोकस हो जाए तो उसको जला दे, और वो एनर्जी अपने बराबर बराबर हिस्सों में अगर सब जगह चली जाए तो जीवन बना दे। फोटोसिंथेसिस देख लीजिए प्लांट के अंदर, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही तो आपकी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पर जाके देख लीजिए, चाहे आप राइबोसोम के लेवल पर जाके देख लीजिए, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म का कार्य हो रहा है, चाहे आप सेलुलर लेवल पर जाकर के देख लीजिए, जहाँ भी मेटाबॉलिज्म का कार्य हो रहा है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बात पित्त कफ में सूर्य और पित्त का क्या संबंध है, सूर्य और पित्त का क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे मैं कहूं जलियांश, तो जो जल का कार्य है, जो जल का कार्य है इस पृथ्वी पर, जस्ट लाइक शीतलता प्रदान करना, हीलिंग करना, दो चीजों को जोड़ना। अगर मिट्टी को आपस में बांधना है तो आपको जल से जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे टिश्यूज को आपस में जोड़ना, उनकी रिपेयरिंग करना, किसी प्लांट को अगर नरिश करना है तो उसको पानी देना पड़ेगा, तो उसके लिए जल का होना आवश्यक है। अब आप देखिए कि वायु की ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए जल है, पित्त की उष्णता को बैलेंस करने के लिए जल है। इसलिए मैंने बोला था दीज ऑल आर थ्री एलिमेंट्स आर बैलेंसिंग एलिमेंट्स। ये एक दूसरे को ही बैलेंस कर रहे हैं, और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं। इसलिए इसको मुख्य, जो कहते हैं मुख्य दोषों में लिया। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हर संहिता में इन तीनों के बारे में ही प्रधानतः बात क्यों की गई है। नेक्स्ट श्लोक आता है, एक एक करके जब हम बात पित्त कफ को डिस्कस करेंगे तो वहां भी इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। इसलिए आपसे थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिए कि ये संहिता की क्लिनिकल क्लास चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आपका भी इंटरेस्ट हो। और मैं तो ये जानता हूँ चाहे कोई क्लास ज्वाइन करे या ना करे, मैंने अपना रूटीन बनाया है, मुझे ये अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देना है, जो जानता हूँ वो दुनिया में फैलाना है। तो मैं तो रोज़ सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दूंगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट ना जुड़े, अकेला बोलना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यदि जुड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी कि सभी जुड़ रहे हैं और ये किसी न किसी के पास पहुंच रहा है। 7वां श्लोक है, आप थोड़ा संहिता को रख के बैठेंगे तो बहुत से पॉइंट वहां पर आप लिखते रहेंगे। विकृता अविकृता दे दनंती ते वर्तंती च ते व्यापनुअपि हिरण्याभ्योऽद्युमद् संसृजवा। ये बात पित्त कफ के स्थानों के बारे में बताया गया है। ऐसा बोला गया है अगर बात पित्त कफ में विकृति आ जाए, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज की अगर खोज हो रही है कि जीवन कहाँ है, तो उसमें बात पित्त कफ ऐसे बोल दो, या जल वायु अग्नि यानी सूर्य, इसको बोल दो। इन्हीं तीनों को लेकर के हर ग्रह पर जीवन ढूंढा जा रहा है। तो इनमें से एक भी चीज अगर विकृत हो जाती है तो वो प्रकृति का विनाश कर देती है। चाहे आप देख लीजिए सुनामी आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, तूफान आ जाए, देख लीजिए उस एरिया को पूरे को समाप्त कर देते हैं, या भीषण गर्मी पड़ने लगे तो भी जीवन का नाश होता है। इसी प्रकार से इन तीनों में से कोई सा भी एक
दोष यदि बॉडी के अंदर विकृत होने लगे तो स्वास्थ्य का नाश होने लगता है, और तीनों हो जाए विकृत, ओहो क्या कहना, पूरा जीवन क्या, पूरा शरीर ही खत्म। और ये अविकृत रहें, बैलेंस रहें, तो ये शरीर को बनाते हैं, उसका वजन करते हैं, उसका पोषण करते हैं। ये तीनों के स्थान हमारे भागवत जी ने बताए हैं हृदय और नाभि के नीचे, जस्ट यहां से नीचे की तरफ वायु का स्थान बताया है, और हृदय और नाभि के मध्य में ये पोर्शन में जहां पर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, पैंक्रियाज आ गया, आपका लिवर आ गया, आपका स्टमक का लोअर पार्ट आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, स्प्लीन आ गया। यहाँ पर पित्त का निवास होता है। कैसे स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज कैसे पित्त के स्थान है, जब पित्त दोष पढ़ाऊंगा तब इन सारे ऑर्गन्स के बारे में विथ मॉडर्न एविडेंस दूंगा आपको कि मॉडर्न में ये चीज है, ये बताई है, ये हमारे पित्त से ऐसे रिलेट करती है, ऐसे रिलेट करती है, और इन ऑर्गन्स के बनने की प्रोसेस भी हमारे आयुर्वेद में ये बताई गई है। पूरा डिटेल में चलेंगे, एक दिन का भी लेक्चर नहीं चूकना चाहिए। यदि आप आयुर्वेद के प्रति समर्पित हैं और आप कुछ करना चाहते हैं आयुर्वेद में, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और थर्ड जो कफ का स्थान है वो हृदय और नाभि यानी ऊर्ध्वांग, यहां से यहां तक। लंग्स हो गए हमारे, थ्रोट हो गया हमारा, थायराइड हो गई हमारी, ब्रेन मस्तिष्क हो गया हमारा, हमारी आंखें हो गई, हमारे स्टमक का अपर पार्ट हो गया जहां से म्यूकस निकलता है। ये सारी चीजें हमारे स्थान बताए हैं आचार्य। अब आप सोचते होंगे, कॉलेज में मैं भी सोचता था कि कोई आचार्य कुछ स्थान बता रहा है, कोई आचार्य कुछ बात बोल रहा है, सब एक एक मत तो है नहीं। एक्चुअली में अगर हम इनके मतों को पकड़ें तो सभी एक मत है, एक मत है, एक ही बात कर रहे हैं सभी, बट उनके कंसेप्ट अलग अलग हैं। क्या होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। मैं कहूं कि मैं दिल्ली गया और मैं ऐसे कहूं कि मैं चांदनी चौक गया, दिल्ली से होते हुए बस के द्वारा, रास्ते में मैंने 2 बार ट्रेनें बदली, फिर ऑटो किया, तो बात अलग नहीं हो जाएगी। जैसे इन्होंने बोला नाभि के नीचे बात का स्थान है, चरक बोलते हैं पक्वाशय विशेष स्थानम, कि पक्वाशय विशेष स्थान है, तो वो भी तो वही बात कर रहे हैं, नाभि के नीचे। एक्चुअली में मोटा मोटी इन्होंने बोला है प्रोडक्शन हाउस ऑफ 3 दोषास, तीनों दोषों के उत्पत्ति स्थान इन्होंने बोले हैं, जहां से इनका निर्माण होकर या इनकी उत्पत्ति होकर फिर ये अपने अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं। जैसे पाचक पित्त अपने अलग स्थान पर, रंजक पित्त अपने अलग स्थान पर, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त ये अपने अलग स्थान पर, समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, उपान वायु, व्यान वायु, सब अपने अपने अलग अलग स्थान पर चली जाती हैं, तब इनके नाम अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से इनके कर्म प्रतीत होते हैं उस प्रकार से इनके नाम रख दिए जाते हैं। बोला गया है ना, अपने आचार्य ने, शायद चरक जी ने ही बोला है कि कर्मों के आधार पर इनका निरूपण किया जा सकता है कि कैसे कर्म है, उन्हीं कर्मों के आधार पर हम इनके नाम और इनके कार्यों को